नमस्कार दोस्तों, हमारी ऐप टीचमेंट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो क्लास का टाइम हो गया है। एक बार सभी को आप ग्रुप में मैसेज कर दें ताकि आप सबको पता चल जाए कि क्लास स्टार्ट हो गई। आवाज आ रही है साहब? जितेंद्र, आवाज आ रही है क्या? आवाज में कोई दिक्कत है? आवाज में कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अपन ने एनाटॉमी स्टार्ट कर रखी थी और इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी अपन पढ़ चुके थे। आज अपन जो है ऑस्टियोलॉजी के बारे में समझते हैं। ऑस्टियोलॉजी, तो ऑस्टियोलॉजी का मतलब तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ऑस्टियोलॉजी का मतलब होता है अस्थियों का अध्ययन। अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। अस्थियों का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है? आपका ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। ऑस्टियोलॉजी जो है एक तंत्र से संबंधित होता है, जिसे कंकाल तंत्र कहते हैं। ऑस्टियोलॉजी जो है स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र से संबंधित होता है, संबंधित होता है। तो अपने को कंकाल तंत्र भी पढ़ना पड़ेगा कि कंकाल तंत्र क्या होता है। कंकाल तंत्र क्या होता है इसके बारे में अपने को समझना पड़ेगा। तो कंकाल तंत्र क्या होता है? शरीर के अंदर या शरीर में पाया जाने वाला एक हार्ड फ्रेमवर्क, शरीर के अंदर पाए जाने वाला एक हार्ड कठोर फ्रेमवर्क को कंकाल तंत्र कहते हैं, जो शरीर के जो कोमल अंग हैं उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आप किसी जानवर को मुक्का मारो या किसी भी इंसान को मुक्का मारो, तो जैसे आप हृदय की तरफ करके आप हार्ट पे जो है मुक्का मारने की कोशिश करो, तो आपको उससे सबसे पहले सुरक्षा प्रदान करेगा हृदय के आसपास पाया जाने वाला कंकाल तंत्र। अर्थात ये शरीर के अंदर जितने भी कोमल अंग हैं उसको सुरक्षा भी प्रदान करता है। तो कंकाल तंत्र क्या है? यह है शरीर का, यह है शरीर का एक हार्ड फ्रेमवर्क है जो कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, तो उस हार्ड फ्रेमवर्क को अपन क्या बोलते हैं? कंकाल तंत्र बोलते हैं। आगे पॉइंट ये आता है कि कंकाल तंत्र के अंदर कौन कौन सी संरचनाएं सम्मिलित है। तो ध्यान रखिए, कंकाल तंत्र के अंदर एक तो बोन होती है, बोन को बोला जाता है प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ स्केलेटन, अर्थात कंकाल तंत्र का मुख्य घटक जो है वो अस्थियों को माना जाता है। कंकाल तंत्र के अंदर सबसे पहले कंकाल तंत्र निम्न भागों से, निम्न संरचनाओं से बना होता है। उसमें आपकी पहली संरचना आती है वो है अस्थि। अस्थि को बोलते हैं प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ स्केलेटन, अर्थात कंकाल तंत्र का मुख्य घटक जो है वो क्या होती है? अस्थि होती है। अपन इसीलिए तो बोलते हैं कंकाल तंत्र का मतलब हड्डियां। कंकाल तंत्र का मतलब हड्डियां, क्योंकि उसका मुख्य घटक प्रिंसिपल कंपोनेंट जो है वो क्या होती है? अस्थि। तो पहला घटक क्या? बोन। इसको अपन क्या बोलते हैं? कंकाल तंत्र का मुख्य घटक होता है, मुख्य घटक होता है। मुख्य घटक जो है वो आपका क्या होता है? कंकाल तंत्र का बोन होता है।
दूसरा घटक जो है वो आपका होता है कार्टिलेज। कार्टिलेज जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, उपास्थि। क्या बोलते हैं, उपास्थि। और तीसरी चीज होती है इसके अंदर लिगामेंट। लिगामेंट्स जिसको हिंदी में स्नायु बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, स्नायु बोलते हैं। तो ये तीन संरचनाएं, बोन, कार्टिलेज और लिगामेंट, ये तीनों संरचनाएं आपस में मिलकर के जिस तंत्र का निर्माण करती हैं उस तंत्र को कंकाल तंत्र कहते हैं। थोड़ा बहुत आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ज्यादातर बच्चे यही सोचते हैं कि कंकाल तंत्र का मतलब सिर्फ और सिर्फ बोन या अस्थियां होती हैं। ऐसा नहीं है। कंकाल तंत्र जो है वो तीन संरचनाओं से मिलकर बना हुआ होता है, अस्थि, उपास्थि और स्नायु। ठीक है, ये अलग मैटर है कि इसका मुख्य घटक जो है वो बोन या अस्थि होती है, इसलिए अपन जनरली बोल देते हैं कंकाल तंत्र का मतलब क्या होता है, अस्थियां होती है। यहां तक कोई दिक्कत है तो मेरे को कमेंट करके बताएं। यहां तक किसी प्रकार की दिक्कत है आप बता सकते हो। आगे बढ़े, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब अपन अस्थि या कंकाल तंत्र के कार्य भी देखते हैं। अस्थि व कंकाल तंत्र के शरीर के अंदर कार्य क्या है, काम क्या है। अस्थि के कार्य देख लो, क्योंकि कंकाल तंत्र जो है मुख्यतः किसका बना हुआ होता है, अस्थियों का बना होता है। तो अस्थि व कंकाल तंत्र के कार्य दोनों में साथ ही लिख देता हूं, अस्थि ऑब्लिक कंकाल तंत्र के कार्य। ये शरीर के अंदर इनका क्या क्या काम होता है, तो अपन एक एक काम को लेकर आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला काम जो है कंकाल तंत्र का वो ये है कि कंकाल तंत्र जो है वो शरीर को एक निश्चित आकृति प्रदान करती है। जैसे आप किसी भी जानवर को दूर से देख के बता सकते हो कि घोड़ा आ रहा है, गधा आ रहा है, कुत्ता आ रहा है, बिल्ली आ रहा है। वो आप किसके आधार पर कह सकते हो, उसकी आकृति के आधार पर। आप आकृति देख लोगे, ऊंट की आकृति आपके दिमाग के अंदर सेट है कि ऊंट इस प्रकार की आकृति होगा, तो ऊंट और कुत्ते को आप आसानी से पहचान लेते हो। और शरीर को वो आकृति प्रदान करता है आपका कंकाल तंत्र। ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे आपने सुना होगा शरीर के अंदर जितनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो आसानी से कोई भी एक्सरसाइज कर लेता है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब आप समझ सकते हो, जो शरीर है उसका किसी भी दिशा के अंदर मुड़ जाना, या उसका जहां जिस तरफ आप मोड़ना चाहो उसकी तरफ मुड़ जाना। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी भी आपको जो है वो कौन प्रदान करता है, कंकाल तंत्र प्रदान करता है। इसके अलावा एक ही लाइन में काम लिखाने, लोकोमोशन, गमन। आप एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहे हो तो आपकी जो गमन है या गति है वो लीवर और किडनी आपको लेकर नहीं चला रही, उसमें कंकाल तंत्र ही आपके लोकोमोशन या गमन में सहायता करता है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, ये अस्थि हो या कंकाल तंत्र हो, शरीर को निश्चित आकृति, शरीर को एक निश्चित आकृति शरीर को प्रदान करती है। इसके साथ निश्चित आकृति, प्रत्यास्थता, फ्लेक्सिबिलिटी को बोलते हैं प्रत्यास्थता या इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता, वह शरीर वह गमन में सहायता करता है। तो यह आपको पता होगा। अगला कार्य अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं कि अगला कार्य जो है इसका क्या है। अब देखो, मैंने एक चीज आपको स्टार्टिंग के अंदर ही लिखा दी थी कि जो कंकाल तंत्र होता है ये शरीर के जो कोमल अंग है उसको सुरक्षा प्रदान करता है। चाहे वो कोमल अंग वक्ष भाग में हो, वक्ष भाग के अंदर कौन कौन सा, आपका फेफड़ा है और आपका हार्ट है। फेफड़े और हार्ट को वक्ष भाग के अंदर, पैल्विक कैविटी के अंदर या पैल्विक भाग के अंदर जितने भी सॉफ्ट अंग है उनको भी, और स्कल सिर के अंदर भी आपके जितने भी कोमल अंग है उनको सुरक्षा प्रदान करने का कार्य भी कंकाल तंत्र करता है।
तो आप ये लिख सकते हो, यह तंत्र वक्ष, पेल्विक व स्कल भाग के आंतरांगों को सुरक्षा प्रदान करता है। अर्थात आप डायरेक्ट इन अंगों पर मुक्का मारने की कोशिश करोगे तो पहले आपको कंकाल तंत्र से टकराना पड़ेगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है कि आपके शरीर के अंदर जितनी भी मांसपेशियां पाई जाती हैं, उन मांसपेशियों को जुड़ने के लिए स्थान प्रदान करता है, चाहे कंकाल तंत्र बोल दो, चाहे अस्थियां बोल दो। आपको पता है जो मसल्स होती हैं वो कंकाल तंत्र से जुड़ी हुई होती है, अर्थात अस्थियों से जुड़ी होती हैं। तो मैं तीसरा जो कार्य लिख सकता हूं कि शरीर की मांसपेशियों को जुड़ने के लिए स्थल या स्थान प्रदान करता है। शरीर की मांसपेशियों को जुड़ने के लिए स्थल या स्थान प्रदान करता है कि मांसपेशियां जो हैं वो दोनों साइड से जो आराम से जो है किससे जुड़ जाती हैं, कंकाल तंत्र से या अस्थि से जुड़ जाती हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है कि आपका चौथा कार्य, आप सभी को पता है कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण जो है शरीर की जितनी भी लंबी अस्थियां हैं, जैसे कि हुमरस और फीमर, जितनी भी लंबी अस्थियां हैं उसके अंदर एक कैविटी पाई जाती है जिसे मेडुलरी कैविटी कहा जाता है, और उस कैविटी के अंदर जो है अस्थि मज्जा का निर्माण होता है, और वहीं पर भी आपकी आरबीसी या लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। तो मैं इनडायरेक्टली ये बोल सकता हूं कि रक्त के निर्माण के लिए भी अस्थि व कंकाल तंत्र सहायक होता है। तो अगला कार्य जो मैं लिख सकता हूं, रक्त निर्माण के लिए आवश्यक होता है। आप देख सकते हो कि जो आरबीसी है इसका निर्माण कहां पर होता है, बोन मैरो के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, बोन मैरो। अब बोन मैरो क्या है ये अपन आगे की तरफ अध्ययन करेंगे तो अपने को समझ में आ जाएगा। पांचवा कार्य देखिए, अब थोड़ी देर बाद में इसका अपन अस्थियों का कंपोजिशन पढ़ेंगे, संगठन पढ़ेंगे। तो संगठन में आप देखोगे अस्थियों के दो भाग होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। और जो अकार्बनिक भाग होता है उसको अपन खनिज लवण बोलते हैं, जिसके अंदर कैल्शियम की मात्रा सबसे ज्यादा होती, फिर फास्फोरस और मैग्नीशियम होता है। ठीक है, तो आप देखो कि ये जो अस्थियां हैं ये खनिज लवणों का संग्राहक भी होती हैं, खनिज लवणों को स्टोर भी कर पाती हैं, स्टोर कर लेती हैं, और शरीर के अंदर जब भी इन खनिज लवणों की जरूरत पड़ती है ये रक्त प्लाज्मा में उन खनिज लवणों को छोड़ देती हैं। तो मैं ये बोल सकता हूं कि शरीर के लिए खनिज लवणों का संग्राहक स्थल भी है कंकाल तंत्र या अस्थियां। तो मैं लिख सकता हूं खनिज लवणों का संग्रह भी करती हैं कौन सी, आपकी ये अस्थि या कंकाल तंत्र। छठा पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। जनरली अपन ये सोचते हैं कि हड्डी मजबूत संरचना है इसलिए मृत संरचना होगी। कंकाल तंत्र अपन क्या सोचते हैं कि ये मृत संरचना होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कंकाल तंत्र के अंदर जो भी संरचना है, कार्टिलेज, लिगामेंट और बोन या खुद अस्थि हो, इन सब के अंदर ब्लड सप्लाई भी होती है और नर्वस सप्लाई भी होती है। ब्लड सप्लाई और नर्वस सप्लाई जिस भी अंग को होती है वो अंग हमेशा जिंदा होता है, और वो अंग जो है वृद्धि भी करता है, और वृद्धि करके उसकी मृत्यु भी होती है। तो लोगों के दिमाग के अंदर ये भ्रांति रहती है, क्योंकि जो अस्थियां हैं वो कठोर संरचना लगती है अपने को, तो अपन सोचते हैं कि अस्थियां तो एक लोहे की तरह कठोर संरचनाएं हैं, इनकी कभी मृत्यु नहीं होती। तो इनकी भी मृत्यु होती है।
इनको भी ब्लड सप्लाई होती है, इनको भी तंत्रिका सप्लाई होती है और इनकी भी वृद्धि होती है। अगर अस्थियों की वृद्धि नहीं होती तो इंसान की हाइट कैसे बढ़ती या किसी जानवर की हाइट कैसे बढ़ती? तो इसको आपको दिमाग को एकदम दुरुस्त रखना है कि शरीर के अंदर जितने भी अन्य जो जीवित अंग है वैसा ही जीवित अंग अस्थि भी है, जिसकी वृद्धि भी होती है और मृत्यु भी होती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि कंकाल तंत्र जो है वो क्या होता है? कंकाल तंत्र एक जीवित संरचना है, जीवित संरचना है जिसकी वृद्धि व मृत्यु होती है। तो यह आपके दिमाग से बिल्कुल आपको निकाल लेना है कि जो हड्डियां हैं वो लोहे की तरह कठोर हैं, उनकी कोई वृद्धि नहीं होती, वो कोई जीवित नहीं होती। तो वो भी जीवित संरचना होती है, उसको भी रक्त सप्लाई भी मिलती है, तंत्रिका सप्लाई भी मिलती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब कोई दिक्कत है यहां तक मेरे को बता सकते हो, कोई भी दिक्कत है आप बता सकते हो। कार्य के अंदर कोई दिक्कत हो? नो दिक्कत, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब इस कंकाल तंत्र को अध्ययन करने के लिए, सुगमता पूर्वक अध्ययन करने के लिए इसको मुख्यतः अपन दो भागों के अंदर डिवाइड करते हैं। दो भागों के अंदर जो है अपन डिवाइड करते हैं। तो आगे की तरफ अपन बढ़ते हैं। ये जो कंकाल तंत्र है, स्केलेटन सिस्टम, ये स्केलेटन सिस्टम को अध्ययन करने के लिए, कंकाल तंत्र इसको हिंदी में बोलते हैं, आपको पता होगा। कंकाल तंत्र को अध्ययन करने के लिए, सुगमता पूर्वक अध्ययन करने के लिए दो भागों में बांटा जाता है, दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है। अब दो कौन कौन से भाग है वो अपने को समझने हैं। तो पहला आपका होता है, पहला भाग इसको बोलते हैं एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन। दूसरा आपका होता है एपेंडिकुलर स्केलेटन, स्केलेटन। तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि कंकाल तंत्र को निम्न किन दो भागों के अंदर वर्गीकृत किया गया है? तो एक्सियल स्केलेटन और दूसरा आपका एपेंडिकुलर स्केलेटन। क्वेश्चन आपसे यह भी पूछा जाता है कि एक्सियल स्केलेटन के अंदर कौन कौन सी अस्थियों को शामिल किया गया है? तो आपकी खोपड़ी की अस्थि, स्कल इसके अंदर आती है, आपकी रिब्स पसलियां जो है इसके अंदर आती है, वर्टिब्री जिसको कशेरुकाएं बोलते हैं वो भी इसी का एग्जांपल है, एक्सियल स्केलेटन के अंदर ही आती है। और आपका स्टर्नम, स्टर्नम कौन सा भाग है? जहां से रिब्स जुड़ती हैं, ये बीचों बीच वाला भाग, यहाँ पे लगाओ आपको एक संरचना मिलेगी जहां पर पसलियां जुड़ी हुई हैं। तो ये सारी की सारी संरचनाएं जो है वो किसके अंदर आती हैं? एक्सियल स्केलेटन के अंदर। खोपड़ी आ गई और रीढ़ की हड्डी आ गई आपकी, ठीक है, और सारी की सारी कशेरुकाएं, रीढ़ की हड्डी के अंदर कशेरुकाएं आ गई, पसलियां आ गई और आपका स्टर्नम आ गया, ठीक है। ये सारे के सारे एक्सियल स्केलेटन के अंदर आते हैं। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि एपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर कौन कौन सी अस्थियां शामिल की गई हैं? तो अग्र पाद और पश्च पाद की जो अस्थियां हैं, फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब, फोर लिम्ब बोन, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं अग्र पाद की अस्थियां, और हाइंड लिम्ब बोन मतलब पश्च पाद की अस्थियां जो है वो एपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर काउंट की गई हैं, ठीक है। तो इनसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से एक्सियल स्केलेटन का एग्जांपल कौन सा है, निम्न में से एपेंडिकुलर स्केलेटन का एग्जांपल कौन सा है, या कोई आपको अस्थि दे दे कि रिब्स को अपन निम्न में से कौन से स्केलेटन में काउंट करेंगे, एक्सियल में करेंगे, एपेंडिकुलर करेंगे। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब इस क्लासिफिकेशन में कोई दिक्कत है मेरे को बताएं, वरना आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे चले? नो दिक्कत, शाबाश, बहुत बढ़िया। अब अपन पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बोन, अस्थियों का
वर्गीकरण है उस वर्गीकरण को अपन देखते हैं। कुछ अस्थियों को लंबी अस्थियां कहा जाता है, कुछ अस्थियों को छोटी अस्थि कहा जाता है, कुछ अस्थियों को रिरेगुलर अस्थियां कहा जाता है, किसी को फ्लैट अस्थि कहा जाता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ बोन, अस्थियों का वर्गीकरण जो है, ये पॉइंट अपन समझते हैं आगे। अस्थियों का वर्गीकरण, इससे भी क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं, इससे भी क्वेश्चन आने के बहुत बहुत चांस रहते हैं। तो इसके आधार पर अस्थियों का वर्गीकरण के अंदर सबसे पहली बोन जो है वो आपकी है लॉन्ग बोन, जिसको हिंदी में बोलते हैं लंबी अस्थि। क्या क्या इनके पॉइंट होते हैं वो समझने हैं अपने को, और एग्जाम्पल अपने को देखने हैं। लॉन्ग बोन जो भी होंगी वो हमेशा लंबी होती है, नाम से पता चल रहा है कि लॉन्ग बोन का मतलब बोन क्या होंगी, लंबी होंगी, ठीक है। और लंबी होंगी तथा अंदर से खोखली होती हैं, लंबी तथा अंदर से आप देखोगे तो खोखली होती हैं। आपने बहुत सारे लोगों ने नॉनवेज खाया होगा, कभी फीमर या ह्यूमरस के अंदर का बोन मैरो ऐसे खींचा होगा तो आपको एहसास हुआ होगा कि हड्डी अंदर से क्या होती है, खोखली होती है। तो लंबी खोखली और बेलनाकार होती है। बेलन के आकार की होती है, बेलनाकार होती है। ये नॉनवेज खाने वाले को बहुत बढ़िया अनुभव है कि लंबी अस्थियां जो है अंदर से खोखली होती हैं और बेलनाकार होती हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जितनी भी लंबी अस्थियां हैं वो मुख्यतः वेट बियरिंग बोन होती हैं, अर्थात अपने शरीर का वजन उठाने वाली अस्थियां होती हैं। जैसे कि आपको ह्यूमरस और फीमर के बारे में बात करें तो अपने शरीर का वजन जो है ये लंबी अस्थियां उठाती हैं। तो आपको याद रखना है कि लंबी अस्थियां जो भी हैं, जितनी भी लंबी अस्थियां आपके शरीर के अंदर, वो सारी की सारी वेट बियरिंग बोन होती हैं। वेट बियरिंग बोन यानी कि वजन उठाने वाली अस्थियां होती हैं, वजन उठाने वाली अस्थियां। तो लंबी अस्थियां होंगी वो आपको मुख्यतः अग्रपाद या पश्चपाद के अंदर मिलती हैं और उनका मुख्य कार्य जो है वो वजन को उठाना है। मैं एक छोटा सा आपके सामने एक लंबी अस्थि का डायग्राम बनाऊं तो आपको पता भी चल जाए कि लंबी अस्थियों के अंदर क्या क्या संरचनाएं होती हैं। जैसे मैं एक अस्थि का बनाता हूं डायग्राम, ये देखो एक अस्थि का मैंने आपके सामने डायग्राम रख दिया। तो इस अस्थि के अंदर आप देखोगे तो आपको एक तो ये सिरा और एक ये सिरा, दो तो आपको किनारे दिखाई दे रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, सिरा या किनारा या एंड। ये भी नीचे वाला भी क्या है, सिरा या किनारा या एंड। और बीच वाला जो भाग आपको दिख रहा है अस्थि का, लंबी अस्थि का बीच वाला जो भाग आपको दिख रहा है, इसको अपन शाफ्ट भी बोलते हैं और बॉडी भी बोलते हैं, यानी कि हिंदी में इसको काय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काय बोलते हैं। तो एक लंबी अस्थि का जनरली मैंने आगे अपन जो है ह्यूमरस भी पढ़ेंगे, फीमर भी पढ़ेंगे, अभी उतनी गहराई में नहीं जा रहे। अपन ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लॉन्ग बोन के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो एक लॉन्ग बोन आपके सामने मैंने डायग्राम बना दिया, तो इसके अंदर आपको दो तो सिरे दिखाई दे रहे हैं, एक इधर वाला सिरा, ऊपर वाला सिरा, एक नीचे वाला सिरा, और जो बीच का भाग है उसको शाफ्ट या बॉडी या काय बोलते हैं। जो अस्थि के अंदर मेडुलरी कैविटी पाई जाती है, मेडुलरी कैविटी, वो आपको हमेशा शाफ्ट वाले भाग पर मिलेंगी, इस किनारे वाले भाग पर नहीं मिलेंगी। इस किनारे पर तो आपको ऊपर अस्थियां, उपास्थियां जो है, कार्टिलेज जो है वो चिपकी हुई आपको मिलेंगी। तो क्वेश्चन आ सकता है कि लंबी अस्थि के कौन से भाग में मेडुलरी कैविटी पाई जाती है, तो शाफ्ट और बॉडी का जिसको बोलते हैं, इसके अंदर मेडुलरी कैविटी पाई जाती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि लंबी अस्थि की कौन सी संरचना में या कौन से भाग के अंदर आपको मेडुलरी कैविटी मिलेगी। तो ऑप्शन में आ सकते हैं सिरे पे, दूसरा आ सकता है शाफ्ट या बॉडी, और नन ऑफ दीज ऐसे ऑप्शन आ सकते हैं। तो आपको आंसर करना है शाफ्ट, बॉडी या काय, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है।
और इसके जो एग्जाम्पल जो हैं वो आपको पता ही है, कौन कौन से एग्जाम्पल है, जरा कमेंट करके बताइए। लंबी अस्थियों के एग्जाम्पल, लंबी अस्थियों के एग्जाम्पल बताइए, कमेंट करिए। फीमर सही है, ह्यूमरस, फीमर और ह्यूमरस। रेडियस और अल्ना, टीबिया और फिबुला वो भी लॉन्ग बोन के अंदर ही आती है। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो आपकी फीमर, ह्यूमरस, रेडियस, टीबिया, ये सारी की सारी लंबी बोन के अंदर आती है। ठीक है, हाँ फीमर टीबिया, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये लंबी अस्थियों के बारे में आपको ध्यान रखना है। इतनी बात आपको समझ में आ गई तो मैं इसको मिटा दूं। लंबी अस्थि के बारे में आपको और पढ़ना है। मॉडिफाइड लॉन्ग बोन कौन सी होती है, मिनिएचर लॉन्ग बोन कौन सी होती है, वो भी अपने को आगे की तरफ बढ़ना है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे की तरफ थोड़ा सा अपन चलते हैं। इसी लॉन्ग बोन के अंदर एक शब्द और आता है जिसको मॉडिफाइड लॉन्ग बोन कहते हैं। इसी के अंदर एक टर्मिनोलॉजी और आती है, मॉडिफाइड लॉन्ग बोन। मॉडिफाइड लॉन्ग बोन क्या होती है, ये भी कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि ये लॉन्ग बोन है तो इसके पहले मॉडिफाइड नाम क्यों दिया। देखो, ये अस्थियां तो लंबी होती हैं और जो अस्थियां लंबी होती हैं उनके अंदर मेडुलरी कैविटी पाई जाती है, लेकिन मॉडिफाइड लॉन्ग बोन के अंदर मेडुलरी कैविटी नहीं पाई जाएगी। इस बोन की खासियत क्या है, ये अस्थि लंबी तो होती है, लंबी होती है, लेकिन बात क्या होती है, इसके अंदर मेडुलरी कैविटी जो शाफ्ट वाले पार्ट में पाई जाती थी, मेडुलरी कैविटी जो है इसके अंदर आपको क्या मिलेगी, अब्सेंट मिलती है, यानी कि अनुपस्थित मिलती है। और इसके उदाहरण जो है वो आपके हैं क्लेविकल बोन, किस किस की, कुत्ते की, रैबिट की और मुर्गे की। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है, क्लेविकल बोन ऑफ डॉग, रैबिट एंड फाउल। आपको एग्जांपल क्या याद रखना है, कुत्ता, खरगोश और आपका जो मुर्गा है, इसकी जो क्लेविकल बोन जो है वो लॉन्ग बोन है, लेकिन कैसी लॉन्ग बोन है, मॉडिफाइड लॉन्ग बोन है। और मॉडिफाइड लॉन्ग बोन क्या होगी, इसके अंदर मेडुलरी कैविटी नहीं पाई जाए। तो ये पॉइंट समझ में आया नहीं आया, आप बोलिए, फिर आगे की तरफ चलते हैं, एक टर्मिनोलॉजी और समझने। आ गया, वेरी गुड, शाबाश। अब देखो, एक कैटेगरी और होती है लॉन्ग बोन की, मिनिएचर लॉन्ग बोन। मिनिएचर लॉन्ग बोन, मिनिएचर लॉन्ग बोन क्या होती है, इसको भी आप समझिए। देखो, मिनिएचर लॉन्ग बोन है, इसको अपन काउंट किस में करते हैं, लॉन्ग बोन के अंदर काउंट करते हैं, लेकिन इसकी रियल में साइज छोटी होती। देखिए, मिनिएचर का मतलब होता है छोटा, लघु, लघु लंबी अस्थियां। इसका मतलब क्या है, ये कैटेगरी में कौन सी है, इनकी कैटेगरी कौन सी है, कैटेगरी तो कौन सी मिलेगी आपको, लॉन्ग बोन ही मिलेगी, लेकिन वास्तव में ये आकार में छोटी होती है, आकार में छोटी होती हैं, आकार जो है इनका छोटा होता है। ये लॉन्ग बोन की कैटेगरी में रखी गई है, क्योंकि लॉन्ग बोन के अंदर अपन कैटेगरी के अंदर उन अस्थियों को रखेंगे जिनकी लंबाई बहुत ज्यादा हो, लंबी लंबी हो। ये लंबी नहीं है, छोटी है, फिर भी लॉन्ग बोन की कैटेगरी के अंदर रखी गई है। जैसे इसका एग्जाम्पल जो है मेटाकार्पल्स ऑफ डॉग, मेटाकार्पल्स ऑफ डॉग, कुत्ते की जो मेटाकार्पल्स अस्थि जो है वो आपकी लॉन्ग बोन के अंदर सम्मिलित की गई है। तो ये आपको ध्यान में रखना है।
ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। लंबी अस्थि होंगी, लंबी होंगी, खोखली होंगी तथा बेलनाकार होती हैं। ठीक है, इसके दो भागों में बांटा जाता है, दो किनारे और बीच वाला शाफ्ट वाला भाग होता है जिसको शाफ्ट या काय बोलते हैं। और शाफ्ट और काय के अंदर ही आपको मेडुलरी कैविटी मिलती है। डायग्राम के माध्यम से मैंने आपको बता दिया था, एग्जाम्पल मैंने आपको लिखा दिया। फिर मॉडिफाइड लॉन्ग बोन बताई है और मिनिएचर लॉन्ग बोन बताई है। तो इसके साथ आपकी लॉन्ग बोन, लंबी अस्थि जो है वो खत्म होती है। अब वर्गीकरण की दूसरे वर्ग की बोन जो है वो शॉर्ट बोन होती है। दूसरी बोन जो है वो आपकी होती है छोटी अस्थियां या छोटी अस्थि या जिसको अपन बोलते हैं शॉर्ट बोन। तो नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये अस्थि जो है वो आकार में छोटी होगी। अस्थि का आकार नाम से ही पता चल रहा है, आकार कैसा मिलेगा, छोटे आकार की होती है। ठीक है, इसकी अगर अपन सतह की बात करें कि इन छोटी छोटी अस्थियों की सतह कैसी मिलती है, तो आंशिक चिकनी मिलती है, मतलब पार्शियली स्मूथ सरफेस वाली होती है। कैसी होती है? आंशिक, मतलब पार्शियली स्मूथ सरफेस पाई जाती है। इन अस्थियों की जो सतह है वो कैसी पाई जाती है? पार्शियली स्मूथ सरफेस, मतलब आंशिक रूप से आपको चिकनी मिलती है। और ये अस्थियां कहां पाई जाती हैं? ये अस्थियां जो है जॉइंट्स के अंदर, संधियों में पाई जाती हैं। जॉइंट्स या जिनको हिंदी में क्या बोलते हैं, संधियों में पाई जाती हैं। और यहां पाई जाकर क्या रोल करती हैं? क्या रोल करती हैं? गमन में या गति में सहायक होती हैं। गमन में सहायता करती हैं। गमन में क्या करती हैं? सहायता करती हैं। उदाहरण बताइए आप, कमेंट करके उदाहरण बताइए। जितेंद्र ने कार्पल बोन बताया, बिल्कुल सही आंसर है कार्पल बोन। छोटी छोटी अस्थियां कौन सी है? कार्पल्स बोन, कार्पल बोन। टार्सल भी, हाँ, हैंडलिंग की टार्सल हो जाएंगे। अब इनको आप समझिए, आकार में छोटी होंगी। सरफेस की बात करें, टार्सल लिख सकते हो हैंडलिंग के अंदर अमित कुमार, ठीक है। पीछे ये मैंने 4 लिंक की लिख दी, हैंडलिंग की आप लिख सकते हो टार्सल, ठीक है, बिल्कुल सही है आपका आंसर अमित। आकार में छोटी होंगी और सतह आपको आंशिक चिकनी मिलती है, पूर्णतया स्मूथ नहीं मिलती। और कहां मिलती है? जहां जहां जॉइंट्स होते हैं वहां मिलती है। और किस में सहायता करेंगी? जानवर के गमन में सहायता करती है। तो ये आपकी शॉर्ट बोन है, ये समझ में आपको आ गई हो। तीसरी जो कैटेगरी है वो है फ्लैट बोन, चपटी अस्थि। तीसरी कैटेगरी जो है वो कैसी है? फ्लैट बोन या चपटी अस्थि। फ्लैट बोन जिसको बोलते हैं चपटी अस्थि। तो देखिए, नाम से पता चल रहा है कि इस बोन की आकृति चपटी व अनियमित होती है। चपटी व अनियमित होती है। और ये अस्थि, ये जो चपटी अस्थियां हैं, ये शरीर की किसी न किसी गुहा को चारों ओर से घेरे रहती है। क्यों? क्योंकि उस गुहा के अंदर कोई ना कोई महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंट ऑर्गन स्थित होता है। जैसे अपन थोड़ी सी कैविटी करें तो जो पसलियां हैं, जो पसलियां हैं वो इसको पेल्विक बोन रिब्स होगी, वेरी गुड, शाबाश, आंसर भी दे दिया। ये जो पसलियां हैं, ये इसके अंदर दो महत्वपूर्ण अंग कौन से हैं? आपका हार्ट है और लंग है। तो ये किसी न किसी कैविटी को, जैसे पेल्विक बोन के बारे में बताया है कि पेल्विक कैविटी को चारों तरफ से घेरी रहती है पेल्विक बोन, तो उसके अंदर भी कोई ना कोई महत्वपूर्ण अंग रखा हुआ है। तो इसका काम क्या होता है? किसी न किसी कैविटी को घेर के रखना, किसी न किसी कैविटी को घेर के रखने का काम आती है। ठीक है, तो फ्लैट बोन क्या होती है? ये आप देखोगे तो चपटी, अनियमित, अनियमित
आकृति की होती है। ठीक है, ये है शरीर की किसी गुहा को चारों ओर से घेरे रहती हैं, जिसमें किसमें, गुहा में, जिसमें शरीर का कोई महत्वपूर्ण, कोई इंपॉर्टेंट ऑर्गन स्थित होता है। जैसे रिब्स, थोरेसिक कैविटी को अंदर, पैल्विक बोन, ठीक है, आपकी स्केपुला भी कैसी है, आपकी फ्लैट बोन के अंदर आती हैं, और कुछ क्रेनियल बोन भी होती है, दिमाग की सम क्रेनियल बोन, जिनको अपन आगे की तरफ पढ़ेंगे, तो सम क्रेनियल बोन भी जो है इस कैटेगरी के अंदर आती है। स्केपुला का और रिब्स का बहुत बार पूछा जाता है कि स्केपुला और रिब्स किस प्रकार की अस्थि की कैटेगरी में आती हैं, तो आपको आंसर करना है फ्लैट के अंदर। ठीक है, तो ये आप एग्जाम्पल ध्यान रखें। कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताएं, वरना अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं। मेडबाल नहीं है क्या, मैंडिबल भी चपटी बोन आप काउंट कर सकते हो, मैंडिबल भी ये क्रेनियल बोन के अंदर आपके मैंडिबल जो है, मैंडिबल क्रेनियल बोन के अंदर बताया ना, सम क्रेनियल बोन उसके अंदर आ जाएंगे, क्रेनियल फेशियल स्केल उसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, अभी जो आपको फ्लैट बोन के हिसाब से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिब्स ऑफ स्केपुला। ओके, चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगली आती है रीरेगुलर बोन, जिनको अनियमित अस्थियां बोलते हैं। चौथी जो आपकी आती है रीरेगुलर बोन, अनियमित अस्थियां। तो ये कैसी अस्थियां होती हैं? 4 नंबर की आपकी आती है इररेगुलर बोन, जिनको शायद हिंदी में अनियमित अस्थि बोलते हैं, क्या होती है? तो इसका उदाहरण जो है वो कशेरुकाएं होती है। इसका उदाहरण जो है वो क्या होती है? कशेरुकाएं होती है। तो इन अस्थियों के अंदर क्या होता है, इन अस्थियों की जो सतह है वो अनियमित होती है और इरेगुलर होती है, इरेगुलर होती है, अनियमित होती है। और इन अस्थियों के अंदर छोटे छोटे प्रोजेक्शन या परवर्ड निकले होते हैं। जैसे मैं एक डायग्राम बना दूं आपको एक वर्टिब्रा का, इस तरह से वर्टिब्रा होती है, ये प्रोजेक्शन है। ठीक, ये एक कशेरुका है, वर्टिब्री है, जिसके अंदर जो है आपको क्या मिलता है, ऐसे परवर्ड प्रोजेक्शन देखने को मिलते हैं। इनको अपन नामाकरण बाद में देखेंगे, नामाकरण पढ़ेंगे इनके। ठीक है, तो ऐसे प्रोजेक्शन जो है आपको देखने को मिलते हैं, और इन प्रोजेक्शन की उपस्थिति के कारण जो है इसकी सतह अनियमित हो जाती है, और इन्हीं प्रोजेक्शन पर जो है मांसपेशियां आके जुड़ती हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अनियमित का एग्जाम्पल जो है वर्टिब्री है, इसके अंदर क्या होती है, इनकी जो सतह है, सतह आपको कैसी मिलती है, अनियमित, अनियमित, या जिसको इररेगुलर, इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, इररेगुलर बोलते हैं। ठीक है, और इन अस्थियों से, इन अस्थियों की सतह से, क्योंकि सतह से प्रवर्ध प्रोजेक्शन निकले रहते हैं, जिनसे मसल्स, मांसपेशियां जुड़ी रहती हैं। जो मैंने आपको प्रोजेक्शन बताए थे अभी, पंखनुमा आपको परवर्ड दिखाए थे, तो वहां पे मांसपेशियां जुड़ी रहती हैं। और इसका एग्जाम्पल कशेरुका या वर्टिब्रे, या हिंदी में इसको अपन क्या बोलते हैं, कशेरुका, इसका एग्जाम्पल है। तो आपको पता है, आप खुद अपनी रीढ़ की हड्डी पर अंगुली घुमा के देखो, आपको ऊबड़ खाबड़ जगह मिलती है, अनियमित जगह मिलती है।
ठीक है, उसकी वजह क्या है, वहां पर प्रोजेक्शन का उपस्थित होना, और प्रोजेक्शन पर क्या जुड़ती है, मसल्स आके जुड़ती है। तो ये आपको इजी सी चीज है, शायद समझ में आ गई हो। आगे आती है न्यूमेटिक बोन। 5 नंबर की आती है न्यूमेटिक बोन। न्यूमेटिक बोन जो पक्षियों में पाई जाती है, पक्षियों के अंदर पाई जाती है। अगली जो 5 नंबर की जो आपकी बोन है वो है न्यूमेटिक बोन। ठीक है, ये आपको मुख्यतः कौन से जानवर के अंदर मिलती है, तो पक्षियों में पाई जाती है, पक्षियों में पाई जाती है। क्या होता है न्यूमेटिक बोन? न्यूमेटिक बोन क्या होता है, तो पक्षियों के ह्यूमरस या जो भी न्यूमेटिक बोन है, इस न्यूमेटिक बोन की मेडुलरी कैविटी के अंदर 8 सेट्स पाए जाते हैं, वायु कोष पाए जाते हैं, और ये वायु कोष जो है न्यूमेटिक फोरामेन के द्वारा बाह्य वातावरण से जुड़े रहते हैं, जिनके अंदर हवा भरी रहती है। एयर सेक्स के अंदर क्या भरी रहेगी, हवा भरी रहती है, और हवा भरी रहने की वजह से उत्प्लावन बल की वजह से जो है उन जानवरों का वजन जो है वो कम हो जाता है, और वजन कम हो जाने की वजह से वो जानवरों को उड़ने में सहायता करता है। तो इसके अंदर क्या होता है न्यूमेटिक बोन के अंदर, इसमें अस्थि की मेडुलरी कैविटी, जो बीच में खोखला भाग पाया जाता है, पहले ही बता चुका हूं, मेडुलरी कैविटी में एयर सैक्स यानी कि वायु कोष पाए जाते हैं, जिनमें वायु भरी रहती है, वायु भरी रहती है। वायु के कारण पक्षियों का वजन कम हो जाता है, वजन कम हो जाता है, जिससे उड़ना आसान हो जाता है, उड़ना आसान हो जाता है। हवा भर जाएगी तो उत्प्लावन बल की वजह से जानवर का वजन कम हो जाएगा, और कम वजन को लेके उड़ना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। और ये न्यूमेटिक जो बोन है, ये न्यूमेटिक फोरामेन से जुड़ी होती है। जो अस्थि का न्यूमेटिक फोरामेन, जिस फोरामेन के माध्यम से और रक्त वाहिनियां तथा तंत्रिका तंत्र इन अस्थियों के अंदर प्रवेश करेगा, उस फोरामेन को, उस छिद्र को न्यूमेटिक फोरामेन कहते हैं, और उसी न्यूमेटिक फोरामेन से एयर सैक्स, ये वायु कोष जुड़े होते हैं। तो ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि वायु कोष इस अस्थि के न्यूमेटिक फोरामेन से जुड़ा रहता है, और इसी फोरामेन के माध्यम से रक्त वाहिनियां, तंत्रिका तंत्र जो है इस अस्थि को सप्लाई दी जाती है, और इसी के माध्यम से जो है वायु कोष जुड़े रहते हैं, जिसमें वायु भरी रहती है, इसलिए वजन कम होता है और आसानी से जुड़ जाते हैं। तो ये आपको न्यूमेटिक फोरामेन आपको ध्यान में रखना है। तो इसका एग्जाम्पल की बात करें तो मुख्यतः जो पक्षियों का ह्यूमरस ऑफ बर्ड्स, पक्षियों की जो ह्यूमरस है उसके अंदर वायु भरी रहती है। इसके अलावा नेजल कैविटी के आसपास की कुछ अस्थियों भी न्यूमेटिक बोन होती है। थोड़ा समय मिटा देता हूं। नेजल कैविटी के आसपास की अस्थियां, उसके अंदर भी वायु जो है वो भरी रहती है। वो कौन कौन सी अस्थि हैं, जैसे कि मैक्सिला फ्रंटल बोन और इथमोइड बोन।
नेजल, ये जो मैक्सिला है, फ्रंटल बोन है और इथमोइड बोन जो है, मैक्सिला, इथमोइड और जो फ्रंटल बोन है, ये नेजल कैविटी ब्लड का निर्माण जो है बोन मेरो यानी कि जो आपकी मेडुलरी कैविटी के अंदर होता है। अब एक क्वेश्चन आया है कि पिंटू ने बोला है तो ब्लड का निर्माण कहां होगा? ब्लड का निर्माण जो है वो लंबी अस्थियों की जो मेडुलरी कैविटी होती है उनके अंदर होता है। लॉन्ग बोन की मेडुलरी कैविटी के अंदर जो है इसका निर्माण होता है, रक्त यानी कि मुख्यतः आरबीसी का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कोई दिक्कत है तो बताएं आप। हाँ, सभी बोन न्यूमेटिक नहीं होती, जितेंद्र सही बताया है कि सभी बोन न्यूमेटिक नहीं होती, कुछ बोन होती है, जैसे पक्षियों के अंदर ह्यूमरस और नेजल कैविटी के अंदर जो ये बोन पाई जाती हैं रूमिनेंट के अंदर, इनके अंदर भी हवा भरी रहती है, सभी के अंदर नहीं होती। अगर आप सभी के अंदर होते तो अपने भी शायद पंख होते, अपन भी उड़ान भरते। चलो आगे की तरफ चलते हैं। अच्छा अच्छा, एक क्वेश्चन आप में से बच्चे ने पूछा है कि रक्त का निर्माण पक्षियों में कहां होता है? तो मेरी फिजियोलॉजी की आरबीसी जो रक्त वाली क्लास है उसको दोबारा पढ़ें, एक बार दोबारा पढ़ें। सभी जानवरों में रक्त का निर्माण कहां कहां होता है ये मैंने लिखा रखा है। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। सीसामोइड बोन, अगली जो अपनी 6 नंबर की बोन आती है वो है सीसामोइड बोन। तो देखिए, सीसामोइड बोन को सीसामोइड बोन क्यों कहा जाता है? सीड के आकार की, सीसम सेट, सी सेम, जिसको बोलते हैं बीज, सीड की आकृति, सीड की आकृति। और ये बोन किसके ऑसिफिकेशन से बनती है? टेंडन के अस्टिफिकेशन से। टेंडन, जिन्हें आप हिंदी में शायद, हिंदी में जो है आप देख लेना, टेंडन के ओसिफिकेशन से ये अस्थियां जो है वो बनती हैं, ओसिफिकेशन से, अस्थि भवन से। ये जो है अस्थियां, टेंडन जो संरचना होती है उसके अस्थि भवन से बनती हैं और सीसम से सीड के आकृति की होती है, इसलिए इसको सीसामाइड बोन कहा जाता है। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो है वो आपको पता ही है, पटेला। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल कौन सा है? पटेला, लार्जेस्ट सीसामाइड बोन, पटेला। ओके, ठीक ठीक। तो ये सीसामाइड बोन है, इजी से आपको समझ में आ गए होंगे। और लास्ट आपकी बोन बचती है क्लासिफिकेशन में, वो है विशरल बोन, विशरल बोन। लास्ट 7 नंबर की आपकी बचती है वो है विशरल बोन, यानी कि ऐसी अस्थियां जो आंतरांगों में पाई जाती हैं, विशरल ऑर्गन के अंदर पाई जाती हैं, आंतरांगों के अंदर। आंतरांग जिसको हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलते हैं? विशरल ऑर्गन्स, आंतरांगों में पाई जाने वाली अस्थियां। इसके एग्जाम्पल से ये डायरेक्ट यूं भी आ सकता है कि आंतरांगों के अंदर जो अस्थि पाई जाती है उसको अपन क्या बोलते हैं? विसरल बोन। और दूसरा क्वेश्चन इनसे आ सकता है इसके एग्जाम्पल को लेके, जैसे ओस पेनिस, अर्थात पेनिस के अंदर कोई अस्थि पाई जाती है, ओस पेनिस बोलते हैं। ये आपकी किस में पाई जाती है? कुत्ते, डॉग के अंदर पाई जाती है। अगर क्वेश्चन आ जाए ओस कॉर्डिस, हृदय के अंदर जो है वो किसके अंदर पाई जाती है? तो जितने भी रूमिनेंट्स हैं उनके अंदर आपको मिलती है ओस कॉर्डिस। ओस ऑप्टिक्स आ सकती है आपकी आंख के अंदर, वो आपका एग्जाम्पल जो है वो फाउल या मुर्गा होता है। आंसर आ सकता है ओस रोस्ट्रेलिस, रोस्ट्रेलिस, तो ये आपकी सुअर के अंदर नाक के पास में पाई जाती है।
पूछा जा सकता है ओस्फ्रेनिक। ओस्फ्रेनिक का मतलब डायफ्राम में पाई जाने वाली, तो ये आपका आंसर आ सकता है केमल। तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, ये एग्जाम्पल आपसे पूछे जा सकते हैं। वेरी गुड, शाबाश जितेंद्र, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं, ऑस्पेनिस, ऑस्कॉर्डिस, ऑप्टिकस, ऑस्ट्रेलिस, ऑस्फ्रेनिक। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं और याद रखने वाले क्वेश्चन होते हैं, इनके पीछे कोई कंसेप्ट नहीं होता, तो आपको ये ध्यान में रखना है। और आज का लास्ट पॉइंट जो है वो है कंपोजिशन ऑफ बोन, अस्थियों का संगठन। अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं, अस्थियों का संगठन देखते हैं कैसा होता है। अस्थियों का संगठन, कंपोजिशन ऑफ बोन। तो देखिए अस्थियों का संगठन है, सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि अस्थि जो है वो कौन से ऊतक से बनी होती है? उपकला ऊतक से, संयोजी ऊतक से, मांसपेशी ऊतक से और नर्वस टिश्यू से। तो आपको पता है कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। अस्थि हो चाहे आपकी रक्त हो, दोनों ही कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। और जो बोन, जो ब्लड होता है वो सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, मुलायम होता है। ठीक है, ये हार्ड कनेक्टिव टिश्यू बोल सकते हो या मिनरलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू भी बोल सकते हो, जिसमें खनिज लवण की अधिकता पाई जाती है। तो ये किससे बना होता है? आप इसको आप बोल सकते हो खनिजीय, खनिजीय संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक या कठोर संयोजी ऊतक भी लिख सकते हो, कई बार कठोर नाम से भी आ जाता है, कठोर संयोजी ऊतक, ऊतक से बनी होती है। क्योंकि रक्त जो था आपका सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ था या आपका हार्ड कनेक्टिव टिश्यू से बना होगा, वहां पर खनिजीय वर्ड भी आ सकता है। इसके संगठन को दो भाग होते हैं, दो भागों में संगठन होता है इसका। एक आपका होता है कार्बनिक पदार्थ, एक तो ये किससे बनी होती है? कार्बनिक पदार्थ से, कार्बनिक पदार्थ होता है, और दूसरा जो है अकार्बनिक पदार्थ से बनी होती है। कार्बनिक पदार्थ और दूसरा अकार्बनिक पदार्थ, इसको ऑर्गेनिक मैटर और इनऑर्गेनिक मैटर बोलते हैं। और इनका जो अनुपात की बात करें कि अस्थि के संगठन में कार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ का अनुपात क्या होता है, तो 1:2 होता है। अर्थात खनिज लवण जो है वो कार्बनिक पदार्थ से दुगने पाए जाते हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए कि कार्बनिक पदार्थ के जो हैं वो एग्जाम्पल क्या क्या है, तो अस्थि की कोशिकाएं, चाहे वो ऑस्टियोसाइट हो या ऑस्टियोब्लास्ट हो, अस्थि पर पाई जाने वाली कोई भी मेम्ब्रेन, अस्थि के अंदर पाई जाने वाली मैट्रिक्स, अस्थि के ऊपर लगी हुई कार्टिलेज, अस्थि के ऊपर लगी हुई कार्टिलेज, ये सारी की सारी, या अस्थि को सप्लाई देने वाली नर्वज, अस्थि को सप्लाई देने वाली वेसल्स, ये सारे के सारे आपके काउंट किए जाते हैं इस कार्बनिक पदार्थ के अंदर। किसके अंदर काउंट किए जाते हैं? कार्बनिक पदार्थ के अंदर। चाहे अस्थि की कोशिकाएं हैं, ऑस्टियोसाइट हो, ऑस्टियोब्लास्ट हो, उसके ऊपर पाई जाने वाली कार्टिलेज हो, उसको सप्लाई देने वाली ब्लड वेसल्स, मैट्रिक्स वगैरह वगैरह, सब इसके अंदर कार्बनिक पदार्थ के अंदर आते हैं। और जो खनिज बच गए वो सारे के सारे आपके किस में आते हैं? अकार्बनिक पदार्थ के अंदर। तो मैं खनिज का आपको एक बार संगठन जरूर बताऊंगा, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन से अकार्बनिक पदार्थ इसके अंदर पाए जाते हैं। तो अकार्बनिक पदार्थ कौन कौन से पाए जाते हैं ये अपने को देखना है। तो पहला आपका है कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट जो पाया जाता है 86%, 86% के आसपास कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। फिर दूसरा आता है कैल्शियम कार्बोनेट, खनिज लवण, यह पाया जाता है आपका
5.8%, 5.8% के आसपास पाया जाता है। फिर आता है मैग्नीशियम फॉस्फेट। मैग्नीशियम फॉस्फेट पाया जाता है 3%। कितना प्रतिशत? 3%। 3 है ये, 3% पाया जाता है मैग्नीशियम फॉस्फेट। और बाकी बच गया आपका वो होता है Na2CO3, जिसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट व NaF सोडियम फ्लोराइड, ये पाए जाते हैं दोनों 5.2% के आसपास। 5.2% के आसपास पाए जाते हैं। तो आप देखोगे तो सबसे अधिक मात्रा में कैल्शियम मिलता है। कैल्शियम के बाद में आपके यहां पर भी फॉस्फेट, यहां पर भी फॉस्फेट, दो जगह पे फॉस्फेट है, फॉस्फोरस मिलता है। तीसरा आपका मैग्नीशियम आता है। तो ये ऑर्डर भी आपको ध्यान में रखना है। जो दूध का ऑर्डर है वही ऑर्डर इसका है। और आपसे पूछा जा सकता है कि अकार्बनिक पदार्थ कार्बनिक पदार्थ से कितना गुना ज्यादा होता है? तो 2 गुना ज्यादा होता है, क्योंकि इनके अंदर जो रेशियो है वो 1:2 होता है। तो ये आज की आपकी क्लास के बारे में था। आगे जो है अपन और ओसिफिकेशन पढ़ेंगे, थोड़ा कार्टिलेज के बारे में भी जानेंगे, अस्थियों का निर्माण कैसे होता है वो अपन कल पढ़ेंगे। तो समझ में आ रहा है क्या एनाटॉमी? एक बार कमेंट करके बताएं, एनाटॉमी समझ में आ रही है पूरी? सो गए क्या सभी? आवाज आ रही है? समझ में आ रहा है सब? ठीक है। तो आपके जितने भी और भी हाँ ठीक है, ठीक है, सब अभी आ रहे कमेंट। तो आपके जितने भी और साथी हैं उनको भी आप बताएं कि कम ही आवा है। पिंटू कम इसमें आप बताओ, कोई दिक्कत है? आप बताओ कि कहां दिक्कत है, वो मैं आपको बता दूंगा। अगर आप दिमाग खोल के पढ़ना चाहो तो बहुत सरल भाषा के अंदर बहुत इजी तरीके से आपको मैं समझा रहा हूं, फिर भी आप कोशिश करिए। फिर भी नहीं आता तो फिर अपन दोबारा रिपीट करेंगे, ठीक है? कोशिश करिए, आ जाएगा समझ में। इतना कोई हार्ड है भी नहीं एनाटॉमी, समझने की चीज है, बहुत इजी चीज है एनाटॉमी, कुछ हार्ड नहीं है। बस आपको हवा बना रखी है हार्ड, इसमें कोई हार्ड है तो नहीं। हड्डियां अपन पढ़ रहे हैं, हड्डियों के काम देख लिए, सबको पता है हड्डियों के क्या काम होते हैं। कोई लंबी हड्डी है उसको लंबी बोल दिया, कोई छोटी है उसको छोटी बोल दिया, कोई चपटी है उसको चपटी बोल दिया, कोई अनियमित है तो अनियमित बोल दिया, कोई आंतरांग में पाई जाता है कि आंतरांग की हड्डी बोल दिया, कोई टेंडन से बनी हो तो सीसमाडस्तियां बोल दिया। संरचना के अंदर आपको क्या देखना है? कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ देखना है। अकार्बनिक पदार्थ दुगुना होता है कार्बनिक पदार्थ से, बस इतना ही तो पढ़ना है। कार्बनिक पदार्थ में मैंने वो चीजें लिखाई है, वो है वो। और अकार्बनिक पदार्थ के अंदर मैंने 60 लिखा दिया, तो सबसे ज्यादा आपको कैल्शियम दिख रहा है, दूसरा फास्फोरस और तीसरा मैग्नीशियम दिख रहा है। कुछ है ही नहीं इसके अंदर, कोई ऐसी समझने वाली या कोई गणित है ही नहीं, बहुत इजी चीजें। ठीक है, आप सभी को बोले क्लास स्टार्ट हो गई, सभी लाइव क्लास लें। ठीक है, आज के लिए इतने काफी, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।